तो चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम कर रहे थे ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमने कंप्लीट कर ही लिया था लगभग, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस कर लिए थे, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, चार तरीके के सेंटेंस हमने कर लिए थे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करा था, पॉजिटिव सेंटेंस सीखा था, इसमें नेगेटिव भी सीखा था, कैसा इंटरोगेटिव भी सीखा था और डबल इंटरोगेटिव, ये चार तरीके के सेंटेंस हमने सीख लिए थे इसमें। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज करती है, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करने की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज करेंगे हम इसमें, एक तो इज है हमारे पास, एक एम है और एक आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब जो है हमें इसमें यूज करनी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या था कि भाई सब्जेक्ट है हमारे पास, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो और इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, बस सेंटेंस बन जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो भी बात वही, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, नेगेटिव सेंस मतलब नोट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और इसके साथ ऑब्जेक्ट, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या करना था, कोई भी इंटरोगेटिव बनाना हो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाओ, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर नेगेटिव बनाना हो तो नोट सब्जेक्ट के बाद ऐड हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये सब हम बात कर चुके हैं कल की क्लास में ना, जब हमने बेसिक्स करे थे इसके। और डबल इंटरोगेटिव की बात बताया था मैं कि डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड जो यहाँ ऐड हो जाता है, इसमें ऐड हो जाएगा इंटरोगेटिव के रूल में, तो यहाँ पे सारा रूल आ जाएगा इंटरोगेटिव वाला एज इट इज। डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड बस इसके आगे ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये सारे इंटरोगेटिव। तो ये चारों हमने सेंटेंस सीख लिए थे किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली थी, मेन वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात कर ली थी, और ये चारों तरीके के हमने रूल की बात कर दी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए। तो फिर एग्जाम में डिफरेंस जो है वो सबसे मेन चीज है। एग्जाम में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और कौन सा बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। जैसे कि डिफरेंस के लिए मैंने कल एक एग्जांपल भी कराया था, जैसे कि कराया था माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माय ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से सेंटेंस कराया था। तो मैंने बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस बनता कब है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब कोई एक्शन गोइंग ऑन होता है। When an action is going on at the time of speaking, that comes under present continuous tense. तो जब कोई कार्य है, जब बोल रहे हैं उसी टाइम वो घटना घटित हो रही हो, तब वो आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंडर, है ना। जैसे कि, और दूसरी सेंटेंस मैंने बताया था इस तरीके का है कि जैसे कि कोई रेगुलर प्रोसेस है, ठीक है, और वो हम देख भी नहीं पा रहे हैं बट वो रेगुलर प्रोसेस में चल रहा है कार्य। जैसे कि एक बताया था सेंटेंस मैंने, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना। तो ये भी ऐसी कैसी घटना ही आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंस के अंदर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन पता चल गई, कंटीन्यूअस की भी पता चल गई। तो मैंने जो एग्जाम वो बताया था सेंटेंस, माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक, माय ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, वो दो कार्य हो रहे हैं उसमें कि भाई पिताजी का बैंक जाने का कार्य हो रहा है और ब्रदर का स्कूल जाने का कार्य। तो क्या वो दोनों कार्य एक साथ हो रहे होंगे जब वो बोल रहा होगा, एक साथ तो देख के नहीं बता रहा होगा, चलो बता भी रहा हो। तो कार्य कैसा है ये, जो फादर बैंक में काम करते हैं, वर्किंग इन अ बैंक, ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, ब्रदर स्कूल जा रहा है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं डेली इंटरवल पे होने वाला कार्य है जो डेली होता होगा, है ना। तो डेली फादर बैंक जाएंगे क्योंकि वहां पे कार्यरत था वो, और डेली भाई ब्रदर स्कूल भी जाएगा क्योंकि स्कूल में डेली पढ़ने जाएगा वो। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर आएगा क्योंकि ये रेगुलर टाइम इंटरवल पे होने वाला कार्य है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं आएगा, तो एरर में आ जाएगा कि इज वर्किंग की जगह क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क्स आ जाएगा। इज गोइंग की जगह क्या आ जाएगा, गोस आ जाएगा। तो हमने कल बात कर ली थी इसमें। अब बात करते हैं फिर एग्जाम कॉर्नर की कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एग्जाम कॉर्नर क्या है। एग्जाम कॉर्नर का मतलब हमने बात, हम एग्जाम कॉर्नर किस लिए पढ़ते हैं अभी, कि एग्जाम में जो है कुछ एडवांस चीजें हैं जो बेसिक्स से, ये क्या था हमारे पास, ये तो बेसिक्स पढ़े हैं कि सेंटेंस बनाना किस तरीके से है। अब एग्जाम कॉर्नर में बात करेंगे उसकी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या चीजें हैं जो एरर में पूछी जाती हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो कुछ बात है हमारे पास वर्ब्स की, कुछ वर्ब्स होती हैं हमारे पास वर्ब्स जिनके आज हम बात करेंगे कि वर्ब्स हैं कुछ ऐसी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और उनको अगर यूज किया हुआ है किसी सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा, वो एरर के अंदर आ जाएगा। कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं, एक तो स्टेटिव वर्ब एंड ये होती है डायनामिक वर्ब। अरे बस हमने ये दो तरीके की वर्ब हम पढ़ेंगे, एक स्टेटिव वर्ब और एक डायनामिक वर्ब। लगभग एक ही मीनिंग होता है दोनों बातों का, स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब। ये दो तरह के वर्ब ऐसे वर्ब हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना पाएंगे, है ना। अगर मैं एग्जांपल लेके बात कर लेता हूं ऐसी रफली, सी का मतलब क्या होता है, देखना। अगर आप किसी चीज को देख रहे हो तो वहां पे आप ये कहो आई एम सीइंग यू, इस तरह का सेंटेंस कभी आपने सुना नहीं होगा। मतलब सी की आईएनजी फॉर्म ये इस तरीके से कहीं भी नहीं देखोगे आप बनी हुई,
क्योंकि ये जो वर्ब है ये कहीं ना कहीं स्टेटिव और डायनामिक वर्ब के अंदर आती है ये चीज, ठीक है। इसकी आईएनजी फॉर्म तो आप बना ही नहीं पाओगे। अगर आईएनजी फॉर्म नहीं बना पाओगे इसकी तो कंटीन्यूअस सेंटेंस कैसे बनेगा? क्योंकि कंटीन्यूअस सेंटेंस की तो डिमांड ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसको तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए तभी तो कोई सेंटेंस बनेगा। तो ये इसकी वर्ब की, अगर हम इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बना पाएंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो बनेगा ही नहीं बिल्कुल भी ये। तो ऐसे ही आज वर्ब्स की कुछ बात करेंगे। तो ये वर्ब्स के फिक्स्ड है हमारे पास क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, इनका हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वर्ब्स पता होंगी, अगर आप ये याद रखोगे कि ये वाली वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बना पाते तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं इसका, तो आप आसानी से उसमें एरर ढूंढ पाएंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ना। तो ये हमारे पास जो वर्ब्स हैं इनको भी हमने 5 तरीके में डिवाइड किया हुआ है। ये भी हमारे पास 5 टाइप्स की वर्ब्स होती हैं, ठीक है। ये 5 तरीके की होती है हमारे पास, ठीक है। 5 तरीके की वर्ब। सबसे पहली बात करता हूं, जैसे कि ये होती है हमारे पास वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है। पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है हमारे पास? ये आएगा वर्ब्स ऑफ फीलिंग, ठीक है। वर्ब्स ऑफ या फीलिंग की जगह सबसे बेटर वर्ड है थिंकिंग लिख लो इसमें। ये वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग एग्जांपल में कराऊंगा सभी के। अभी पहले बस हम टाइप की बात करेंगे कौन कौन सा टाइप है। वर्ब ऑफ थिंकिंग, ये फिर आएगा हमारे पास वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। 3 तरीके हो गए हमारे पास। एक आएगा हमारे पास वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ इमोशन, और एक लास्ट आ जाएगा हमारे पास वर्ब्स ऑफ पोजेशन, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। तो ये जब हम बात कर रहा था मैं स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब की, स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, और आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज नहीं कर पाएंगे हम इनका। तो इनको भी हमने 5 तरीके में डिवाइड किया हुआ है उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग। जो उसका मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको 5 तरीके में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी तरीके हैं वो? हमारे पास पहला है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है, ये पहला तरीका है। उसके बाद आएगा वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, ये सेकंड हो गया। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब्स ऑफ इमोशन और वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। तो ये 5 तरीके हैं जिसमें हमने इनको डिवाइड किया हुआ है स्टेटिव वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स को। इनका यूज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप एक बार नोट कर लो कि कौन कौन सी वर्ब है, फिर वन बाय वन बात करते हैं पांचों तरीकों की, ठीक है। चलो तो चलिए बात कर ली हमने 5 तरीके की वर्ब्स की, स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब जिनका यूज हम कंटीन्यूअस में नहीं कर पाते। आप लोगों को 5 तरीके में बात कर ली है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या बताया था मैंने? पहली जो वर्ब हमारे पास टाइप जो है पहला वो है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ये पहला टाइप है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं और इसका मीनिंग क्या है। परसेप्शन का मतलब अगर एक जनरल से बात करो तो इसका मतलब होता है समझ, ठीक है, समझ, अनुभूति। अगर एग्जैक्ट मीनिंग की बात करो तो इसका मीनिंग होता है अनुभूति। अनुभूति का मतलब होता है आपकी समझ क्या है। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब समझ होता है। तो समझने वाले कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी वर्ब्स है? अगर इसमें वर्ब्स की बात करो कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में, तो इसमें आएगी हमारे पास सी, जो मैं बात कर रहा था बताया था एग्जांपल में, देखना, ठीक है, हियर, ठीक है, सुनना। उसके बाद स्मेल, स्मेल का मतलब क्या होता है? सूंघना। नोटिस, किसी को नोटिस जो करते हैं ना, नोटिस करना। उसके बाद रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, ठीक है। फिर रिकॉग्नाइज क्या हो जाएगा हमारे पास? टेस्ट, टेस्ट वर्ड भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में आता है, ठीक है। सी, देखना, हियर, सुनना, स्मेल, सूंघना, नोटिस करना, है ना। रिकॉग्नाइज का मतलब भी पहचानना ही होता है हमारे पास। टेस्ट का मतलब किसी चीज को जो टेस्ट आप करते हो ना, टेस्ट हो गया। टेस्ट के बाद हमारे पास क्या रहेगा? फील, फील वर्ड भी इसके अंदर आएगा, फील करना। तो इस तरह के वर्ड्स आएंगे, एक्सेट्रा लगा लो, और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं इसमें, है ना। तो ये वर्ब्स हमारे पास कैसी हैं? परसेप्शन वाली वर्ब्स हैं। परसेप्शन का मतलब कुछ समझ वाली वर्ब्स हैं कि भाई सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, फील एक्सेट्रा। तो ये वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी आप आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते, और आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी इसका यूज नहीं करते हैं हम, है ना। तो इसका वर्ब अगर यूज नहीं कर पाएंगे तो सेंटेंस में कैसे, किस तरीके के बोलेंगे इसमें यार, मैं बताता हूं, देखो कैसे लिखा रहेगा। आई एम
smelling a sweet, I am smelling a sweet smell। ठीक है, तो मैं एक, ये स्वीट स्मेल का मतलब क्या हो जाएगा, ये सुगंध जो होगी है ना उस तरीके को मैं स्मेल कर रहा हूं, तो कभी भी ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं बनेगा। तो इसमें आएगा क्या है, ये चीज, इसमें आई एम स्मेलिंग नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, इसमें आएगा आई स्मेल अ स्वीट स्मेल, कि भाई मैंने एक सुगंध को सूंघा, है ना, तो मैंने एक सुगंध को सूंघा, इसमें सूंघ रहा है, ये काम कंटिन्यू नहीं हो सकता, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में नहीं आएगा वर्ड जो है, ये कोई भी वर्ड, इसमें से कोई सा भी वर्ड जो है, अगर मैं किसी भी वर्ड की बात करूं तो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी वर्ब ऐसी नहीं है, इसमें से ये सारी वर्ब है, तो इसमें कोई भी वर्ब ऐसी नहीं है जो कंटिन्यूएशन में जिसका आप यूज कर पाओ, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन यूज नहीं कर पाओगे इसका, तो ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो जाएगी, इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट वाली वर्ब की बात करते हैं जो और बैक करने पड़ेंगे, इसमें और ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो भी वर्ब्स ऑफ कौन सी करी थी हमने, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, है, उसमें कुछ वर्ड्स हमने देखे, कुछ वर्ब्स ऐसी देखी जिनका यूज हम कंटीन्यूअस में नहीं कर पाएंगे, कंटीन्यूएशन में उनका यूज नहीं होता, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, पूरा का पूरा ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एरर मिलेगा कंपटीशन में, सेंटेंस में बहुत ज्यादा एरर मिलेगा इस चीज में कि आईएनजी फॉर्म लिखी हुई मिलेगी, जबकि आईएनजी फॉर्म में इनको यूज ही नहीं कर पाते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाली बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है टाइप, कौन सा टाइप था, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, और ये हमारा रिलेटेड है डेली लाइफ से, डेली लाइफ, है ना, कि क्या चीज कैसी अपीयर हो रही है। अपीयर का मतलब, अपीयरेंस का अगर बात करें तो प्रतीत होना, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है अपीयरेंस का, प्रतीत होना, प्रतीत होना मतलब दिखाई देना, कैसा दिख रहा है उस टाइम पे, एट द मोमेंट, या फिर नॉर्मली दिखता कैसा है, अपीयरेंस का मतलब ये है। तो इसमें जो हम बात करेंगे, कौन कौन से वर्ड्स की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे लुक की, ठीक है, और अपीयरेंस है तो इसलिए इसमें अपीयर की बात भी करेंगे, अपीयर, और उसके बाद हम सीम वर्ड होता है, सीम का मतलब भी वही दिखाई देना कि किस तरीके का दिखाई दे रहा है वो चीज, और एक वर्ड होता है रिसेंबल, एक वर्ड होता है रिसेंबल, है ना, तो इस तरीके के वर्ड्स आएंगे और भी आप यूज कर सकते हो, तो याद रखना है, बस रिलेटेड होना चाहिए अपीयरेंस से। अपीयरेंस का मतलब होता है प्रतीत होना, ये किस तरीके का दिखाई दे रहा है, जैसे मैं एक फर्स्ट वर्ड भी उठा के इसमें एग्जांपल की बात करता हूं और सारे वर्ड्स को आप उसी से रिलेट कर सकते हो। लुक का मतलब क्या होता है, लुक का मतलब होता है दिखाई देना, जैसे कि बहुत सारी पार्टीज होती हैं या घर में भी आप कोई फंक्शन है ना, और मूवीज तो सब देखते हैं, इंग्लिश मूवीज भी कह सकते हैं या हिंदी मूवीज में भी ऐसा तो वर्ड यूज कर लेते हैं लुक किस तरीके से यूज किया जाता है, किसी चीज की या फिर चीज को छोड़ दो किसी इंसान की अपीयरेंस को लेकर बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप जैसे किसी को देख के बोलते हो कि यू आर लुकिंग गुड, और काफी जगह आपने हर जगह सुनने को देखा होगा ये सेंटेंस कि यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यू आर लुकिंग गुड का मतलब क्या है, आप लुकिंग बोल रहे हो, आप लुकिंग बोलने का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूएशन में बोल रहे हो उस चीज को, और कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया वो सेंटेंस यू आर लुकिंग गुड, आर यूज कर रहे हो आप, उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यूज कर रहे हो, आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये सेंटेंस हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है टेंपरेरी एक्शन के लिए यूज, है ना, कौन से एक्शन के लिए यूज, जो कोई भी एक्शन कैसा होगा, टेम्परेरी होगा। क्यों, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप उस चीज को बोल रहे हो तभी हो रहा है वो काम, ये चीज तो बताइए हमारे कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब आप किसी से बोल रहे हो यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे दिखाई दे रहे हो या आप अच्छे प्रतीत हो रहे हो, इसका मतलब ये है जब आप उसको देख रहे हो वो केवल तभी अच्छा दिखाई दे रहा है, बाद में अच्छा नहीं दिखाई देता वो, इसका मतलब ये तो हुआ क्योंकि भाई आप टेम्परेरी बता रहे हो उसको कि भाई अभी हाँ सही ठीक ठाक कपड़े पहन के आए और सही दिखाई दे रहे हो, बाद का तो पता नहीं, हाँ अब ठीक दिखाई दे रहे हो, यू आर लुकिंग गुड। तो इसका मतलब ये है, अगर सामने वालों को देख लो अगर ये चीज पड़ी हुई है उसने, तो फिर वो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ भाई अभी ठीक लग रहा हूँ मैं, इसका मतलब और दिन ठीक नहीं लगता था ऐसे, तो आज ही बोल रहा है यू आर लुकिंग गुड, वरना तो ऐसे वरना क्या बोलना चाहिए हमें फिर, इसका मतलब जो परमानेंट एक्शन होते हैं, जो रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, या फिर जो फिक्स्ड है कोई हमारा पास एक्शन, तो उसमें हमें क्या बोलना चाहिए, कायदे में बोलना चाहिए यू लुक गुड, है ना। लेकिन हमें होता क्या है, ग्रामेटिकली बात कर रहे हैं हम, तो ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामेटिकली बात कर रहे हैं, डेली लाइफ की अगर बात करें तो हम ज्यादातर यही सुनने को देखेगा हम कि यू आर लुकिंग गुड, या यू आर लुकिंग गुड इन दिस शर्ट, यू आर लुकिंग गुड इन दिस अपीयरेंस,
है ना, इस वाले रूप में आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो, या किसी ने एकदम से अच्छी सी ड्रेस पहनी तो ऐसे बोल देते हैं यू आर लुकिंग गुड इन दिस ड्रेस। तो उसका मतलब यही है कि केवल उस टाइम के लिए वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और वैसे जो है वो कैसे दिखाई दे वो तो खैर पर्सनल बात है आपकी, देखो देख लेना। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो आप लुक जो बोल रहे हो ये वर्ड जो है ग्रामेटिकली किसमें यूज नहीं होगा, कंटिन्यूएशन में यूज नहीं होगा, इसका यूज होगा केवल इंडेफिनिट में, और भी इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म उसमें भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस। जैसे कि ऐसे बोल सकते पास्ट में अगर बात करें तो हमने कल परसों भी 2-3 दिन पहले किसी को देखा और फिर बाद में आप उससे बात कर रहे हो कि यू वर लुकिंग गुड इन दैट पार्टी, आप उस वाली पार्टी में अच्छे दिखाई दे रहे थे। तो मतलब कहने का उसका वही है कि भाई उस वाली ड्रेस में अच्छे दिखाई दे रहे थे, आज दिखाई नहीं दे रहे अच्छे। तो ये चीज थोड़ा आप देख लेना भी आप है, तो समझ लेना आप जहां भी पार्टी वार्टी में जाओगे जैसे भी है, तो अगर किसी ने लुकिंग बोल दे तो समझना ना कि बस उस टाइम के लिए दिखाई दे रहा है, वैसे भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार। तो चलिए ठीक है ना, ये तो आपने देख लिया है वर्ब्स ऑफ जो अपीयरेंस है, हमारी अपीयरेंस को लेकर है ये चीज। तो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हम कैसे अपीयर हो रहे हैं कैसे नहीं, उसी के अकॉर्डिंग लोग बात बनाने लगते हैं हमारे को। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट बात कौन सी हमारे पास, वर्ब्स ऑफ, कौन सी वर्ब्स आएंगे इसमें, वर्ब्स ऑफ इमोशन। इमोशन से जुड़ी हुई जो बातें हैं हमारे पास, है ना, हमारे आप देख रहे हो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड सारी बात आ रही है। तो अपीयरेंस आपने देख लिया है ना, प्रतीत होना, कैसे आप प्रतीत हो रहे हो। अब इमोशन, किसी से कैसा इमोशन जुड़ा हुआ है आपसे, तो अगर वो ये कि अगर आईएनजी फॉर्म में वो आपसे कोई इमोशन जोड़ रहा है तो इसका मतलब वो टेम्परेरी एक्शन कर रहा है, जो कि हो नहीं सकता। इमोशन कभी भी टेम्परेरी नहीं होता। किसी के साथ जो आपका इमोशन है वो टेम्परेरी नहीं होता, अगर टेम्परेरी है तो फेक है, वो बेकार है, कोई फायदा नहीं है उस इमोशन का। तो इमोशन कभी भी टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट होना चाहिए। इसलिए देखो ग्रामर भी कह रही है, ग्रामर में ये बात बता रही है हमें कि इमोशन जो टेम्परेरी एक्शन नहीं होता है, कंटीन्यूअस में यूज मत करो इसको, इसका यूज करो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर और जो वर्ब्स हैं, है ना। तो मतलब इसे परमानेंट रखो, इमोशन को टेम्परेरी मत रखो, टेम्परेरी एक्शन हो जाएगा अगर आईएनजी फॉर्म लगाओगे इसके साथ। तो अब इसके साथ हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स, इसकी बात करते हैं वर्ब्स ऑफ इमोशन में कौन से वर्ड्स आएंगे हमारे पास। जैसे कि हम बात करते हैं वांट, ठीक है, वांट मींस चाहना होता है, वांट विश, है ना, होप करना, आशा करना किसी से, होप, डिजायर, डिजायर का मतलब भी होता है इच्छा, ठीक है, एप्रिशिएट करना किसी को, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब कोई प्रशंसा करना किसी की, और हेट, हेट का मतलब क्या, नफरत करना, रिफ्यूज, रिफ्यूज, रिफ्यूज भी इमोशन के अंदर आएगा हमारे पास, और फिर बचा इसमें बिलीव, बिलीव विश्वास करना, है ना, बिलीव आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है बिलीव, तो हमारे पास पेपर में भी कई बार पूछ चुके हैं बिलीव को, ठीक है। डाउट, डाउट आ जाएगा हमारे पास, डाउट मतलब किसी के ऊपर शक करना, है ना, डाउट। ये माइंड, माइंड वर्ड तो सॉन्ग्स वगैरह में यूज करते हैं ना। माइंड का केयर आ जाएगा, केयर, फियर आ जाएगा, एक्सपेक्ट आ जाएगा, किसी से एक्सपेक्टेशन आप करते हो, है ना। तो बस ये बहुत है वर्ड, इस तरीके से आप इसी से समझ में आ जाएगी बात कि भाई इमोशन से जुड़ा हुआ जो भी वर्ड है इस तरीके के वर्ड होंगे सारे, और ये सारे वो वर्ड लिखे हैं मैंने केवल जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। इससे रिलेटेड भी कोई वर्ड आता है अगर इमोशन से जुड़ा हुआ है तो आप देख लेना, वो इससे रिलेटेड वर्ड ही होगा, कोई इमोशन से जुड़ा हुआ होगा। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनको आप टेम्परेरी एक्शन में यूज नहीं कर सकते। टेम्परेरी एक्शन का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे आप इसका, है ना। अगर कर रखा है इस सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एरर में आ जाएगा। एग्जांपल की बात करूंगा सब, देखो एग्जांपल देख लो एक बार। जैसे मैंने कहा बिलीव मी, आई एम बिलीविंग whatever you said, whatever you say, whatever you say। क्या मीनिंग हुआ सेंटेंस का, बिलीव मी, ठीक है, कि मेरा विश्वास करो। आई एम बिलीविंग व्हाटएवर यू से, कि जो भी आप कह रहे, व्हाटएवर यू आर सेइंग, ऐसे लिखो, व्हाटएवर यू आर सेइंग, व्हाटएवर यू आर सेइंग, कि जो भी आप कह रहे हो मैं उसका विश्वास कर रहा हूं, ठीक है। बिलीव मी, आई एम बिलीविंग व्हाटएवर यू आर सेइंग, या फिर व्हाटएवर यू आर सेड, व्हाटएवर यू सेड, ठीक है, जो भी आपने कहा या जो आप कह रहे हो या जो भी आप कहते हो, इस तरह की बात यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि से तो हमारे पास स्टेटिव वर्ब है नहीं, है ना, इसका यूज तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो व्हाटएवर यू आर सेइंग, तो ये जो बंदा है ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मेरा विश्वास करो
मैं उसका विश्वास कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो। अब विश्वास क्या कर रहा है, ये बिलीविंग, बिलीव मतलब विश्वास कर रहा है, इसका मतलब अभी विश्वास कर रहा है केवल, बाद की पता नहीं, घर जाने के बाद पलट जाए बात से तो उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ अभी मेरा विश्वास कर लो, क्योंकि अब तो मैं विश्वास कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो। तो इसका मतलब कि कैसा एक्शन कर रहा है, टेम्परेरी एक्शन कर रहा है, ये तो केवल अभी बिलीव कर रहा है। कल को 2 आदमी लेके आ जाओ समाज में, तुम्हारी नाक कटवा देगा तो कह देगा भाई तब कर रहा था विश्वास में, अब थोड़ी करूंगा विश्वास, अब तो ये बेकार हो गया इंसान, तब अच्छा था जब मैं विश्वास करता था इस पे। तो टेम्परेरी काम हो जाएगा वो तो, ठीक है ना, तो बेकार हो जाएगा हिसाब किताब। तो ये ध्यान रखना है कि एम बिलीविंग यूज नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये तो टेम्परेरी हो जाएगा विश्वास। तो विश्वास परमानेंट होना चाहिए किसी इंसान के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे आना चाहिए आई बिलीव, कि मेरा विश्वास करो, मैं विश्वास करता हूँ जो भी आप कह रहे हो, या जो भी आप कहते हो, जो भी आप कहते हो मुझसे उसका मैं विश्वास करता हूँ। बिलीव लग गया, बिलीव का मतलब ये परमानेंट हो गया एक्शन, ये अब विश्वास आपका करता है, अब चाहे आज बात कर लो, चाहे 10 साल बाद, चाहे 2 महीने बाद, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, डेली लाइफ से रिलेटेड बात करनी है। सारी वर्ब्स ऑफ इमोशन, अपीयरेंस भी हमने देख लिया है, इमोशन भी देख लिया कि भाई कोई विश्वास आपका कर रहा है या विश्वास करता है आपके बात का सही नहीं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई इसमें आप टेम्परेरी एक्शन बन जाएगा, अगर इसके साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ दोगे तो टेम्परेरी नहीं बनानी ये चीजें। इमोशन है, इमोशन टेम्परेरी थोड़ी करना है, इमोशन को परमानेंट रखो किसी के साथ है। तो देख लो भी, ये नोट कर दो और बात करते हैं फिर अगले वाले टाइप की। तो चलिए अभी नेक्स्ट वर्ब की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, है ना, सोचने वाली जो वर्ब है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। इसमें वर्ड बात कर लेते हैं कौन कौन से आते हैं हमारे पास। इसमें वर्ड आएगा हमारे पास थिंक, ठीक है, थिंक सोचना किसी चीज को, फॉरगेट भूल जाना किसी चीज को, है ना। उसके बाद अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझना, रियलाइज, रियलाइज मतलब महसूस करना, सपोज किसी चीज को सपोज करना, और एग्री सहमत होना किसी चीज से, है ना, और कंसीडर करना किसी चीज को, कंसीडर आ जाएगा, ठीक है। रिमेम्बर, रिमेम्बर भी होता है याद करना। थिंकिंग से रिलेटेड वर्ड जितने भी हमारे पास, जो मुझे याद है वो मैं लिखा दूंगा आपको, और भी आप देख लेना। उसके बाद नो जानना, ठीक है। उसका बाद आ जाएगा हमारे पास किसी चीज के ऊपर क्या, ट्रस्ट करना, हाँ विश्वास करना। और देख लो इसमें क्या बचा, कितने हो गए भाई, लगभग 10 वर्ड हो गए, देख लेना ना भाई। इस तरीके के वर्ड देख लेना आप, इससे रिलेटेड वर्ड जो भी होंगे, जो थिंकिंग से रिलेटेड वर्ड है, बस जो मेन चीज हमारे पास ध्यान रखना है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, जो सोचने वाली वर्ब्स है हमारे पास, उसका यूज आप नहीं करेंगे, किसमें नहीं करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि थिंकिंग का जो एक्शन है वो कैसा नहीं होगा, टेम्परेरी एक्शन नहीं होगा। जैसे थिंक, फॉरगेट, थिंक भी सोचना, फॉरगेट भूल जाना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, एग्जांपल की बात करते हैं अगर मैं इसमें, कि आई एम forgetting, I am forgetting my board exams date। इस तरीके की बात करते हैं। आई एम फॉरगेटिंग माई बोर्ड एग्जाम डेट, मतलब कि जो मेरे बोर्ड एग्जाम होंगे, है ना, बोर्ड एग्जाम 10 12 के जो होते हैं वो वाले। तो आई एम फॉरगेटिंग माई बोर्ड एग्जाम डेट, मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की डेट भूल रहा हूँ। क्या कर रहा है, भूल रहा हूँ, फॉरगेटिंग भूल रहा हूँ। गड़बड़ लग रही है बात में, फॉरगेटिंग है ना, फॉरगेटिंग का मतलब क्या हुआ, भूल रहा हूँ। झूठ बोल रहा है कहीं ना कहीं ये बात, कोई चीज भूल रहा हूँ थोड़ी कहेगा वो। जहां भी उसने कहा कि भूल रहा हूँ, ऐसे नहीं कहते कि भाई याद नहीं आ रहा, भूल रहा हूँ मैं तो उस बात को, भूल रहा हूँ कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, याद तो है, ये बताना नहीं चाह रहा मैं बात, है ना। टेम्परेरी एक्शन है, ये भूल नहीं रहा है, ये झूठ बोल रहा है, या तो भूल गया होगा या तो भूल ही जाएगा परमानेंट, है ना। भूल गया, याद तो आनी नहीं है वो बात, तो भूल रहा हूँ नहीं कहेगा। अगर भूल रहा हूँ कह रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, याद तो है, बताना नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब समझ नहीं आपको बात। इसी के साथ अंडरस्टैंड भी तो होना है थोड़ा सा, है ना, समझ भी डेवलप करो अपनी। कि अगर वो कह रहा है कि मैं भूल रहा हूँ उस बात को, तो बार बार पूछो मत, वो ये कहना चाह रहा है कि बताना नहीं चाह रहा मैं, भूल रहा हूँ मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें एम फॉरगेटिंग तो आएगा नहीं, क्या आएगा, आई फॉरगेट, आई फॉरगेट। अगर वो सीधा सीधा यही कहते कि आई फॉरगेट माय बोर्ड एग्जाम शीट, है ना, कि मैं भूल गया अपने एक बोर्ड एग्जाम शीट डेट है, तो इसका मतलब तो वो सही बात कह रहा है कि चलो ठीक है मैं भूल गया होगा, बात सही बात है, टाइम हो गया होगा, बोर्ड एग्जाम कब हुए थे उसके, है ना, ग्रेजुएशन में आ गया होगा, 10th के बोर्ड के एग्जाम आप पूछ रहे हो,
तो भूल गया होगा। लेकिन अगर हाल फिलहाल की आप उससे बात पूछ रहे हो और वो इस तरीके से कर रहा है कि भूल रहा हूँ मैं, ये बात तो याद नहीं आ रही, भूल रहा हूँ, अब भूल रहा हूँ मतलब ये बताना नहीं चाह रहा, बार बार परेशान ना करो उसे पूछ के, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स होंगे सारे, थिंक है, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, है ना। आप यही कहने लगो मुझसे, ये वाला सेंटेंस जैसे कहने लगोगे वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग द टेंसेस यू टीच। वी आर अंडरस्टैंडिंग द टेंसेस यू टीच, कि हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, टेंस जो आप पढ़ा रहे हो, यू टीच, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं वो टेंस जो आप पढ़ा रहे हो, वो वाला टेंस हम समझ रहे हैं। तो अगर आप मुझसे ये कहोगे ना कि समझ रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ, फिर तो मैं नींद में ही हो, आप नींद में समझ रहे हो, इसका मतलब बैठ के वैसे ही बहका रहे हो मुझे। वी आर अंडरस्टैंडिंग द टेंसेस यू टीच, तो अंडरस्टैंडिंग अगर आप कर रहे हो तो फिर मैं भी अंडरस्टैंडिंग हो जाऊंगा पढ़ाने में, ठीक है ना। तो मैं भी फिर अंडरस्टैंडिंग तरीके से पढ़ाने लगूंगा। तो ध्यान से पढ़ना है ये सारी चीजें, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में कुछ काम नहीं आने वाला। देखो फिर बिल्कुल ब्लेम नहीं करना कि भाई हमने तो उन सर से पढ़ा भी था और पेपर में काम नहीं आ रही बात, सारी काम आएंगी पेपर में बात, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे जब। ये नहीं है कि भाई बस बेड पे लेट गए, ईयरफोन लगाया, फोन आके रख लिया है, बस अपना वीडियो देख रहे हैं, हाँ सर पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, डेफिनेट चल रहा है। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो बस फिर तो बेटा करेगा, फिर तो हो गया एग्जाम। अगर तरीके से पढ़ना है तो अपना टेबल चेयर पे बैठो, कॉपी पेन लो, जितना पढ़ाया जा रहा है साथ के साथ उसे नोट करो, जहां बोल रहे हैं नोट करने के लिए पोज करो, उस चीज को नोट करो। ये नहीं बस आराम से रात को 8-9 बज रहे हैं अपना लेट गए, यूट्यूब पे लिंक आया, ठीक है चलो भी सर की वीडियो देख लें, बस फिर तो पढ़ लिए आप, इससे तो अच्छा अपना रहने दो, कोई मतलब नहीं है देखने का वीडियो। अगर सही से तमीज में पढ़ोगे तो नंबर भी आएंगे, पेपर में सारी बातें काम भी आएंगी, हर एक बात काम आएगी, कोई ऐसी बात नहीं जो पेपर से रिलेटेड ना हो, ठीक है। ये डाटा ऐसे नहीं है कि टीचर आया और बस ऐसे कुछ उल्टा सीधा पढ़ा के चला गया, ये नोट्स तैयार किए जाते हैं आपके, एग्जाम आया वो सारा डाटा रहता है जो एग्जाम में आया है या फिर आने के लायक है, आने बिल्कुल इंपोर्टेंट चीजें जो होती हैं एग्जाम की वही पढ़ाई जाएंगे आपको यहाँ पे, तो इनका ध्यान रखना है। ये सारी वर्ब्स हैं, ये सब पेपर में पूछी जा चुकी है। सेंटेंसेस में एरर के तौर पे आईएनजी फॉर्म लगा के दे दी जाती है इसमें, ठीक है, वहां पे गलत होगा वो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद है रखना है कि आईएनजी फॉर्म्स में हम क्या करेंगे, यूज नहीं कर पाएंगे, आईएनजी फॉर्म की नहीं बनाएंगे, और बना रहे हैं तो वो गलत होगा, उसके लिए क्या आएगा, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पे लगाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर करते हैं अगली वाली वर्ब। तो चलिए लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास बचा है वो बचा है, कौन सी वर्ब सोची है हमारे पास, वर्ब्स ऑफ पोजेशन, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार जो होता है एक तरह से, है ना, पोजेस करना कोई चीज, अधिकार करना किसी चीज से। इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आएंगे, इसके अंदर आएगा आपके पास बिलोंग, है ना, बिलोंग का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज से आप संबंध रखते हैं, आई बिलोंग टू दैट विलेज, है ना, इस तरीके से जो बोलते हैं बिलोंग। इसका आ जाएगा ओन, ओन मींस होता है अपना, ठीक है। ऑफ, इसको बोलते हैं। पोजेस, पोजेशन से बना है पोजेस, पोजेस वर्ड भी आएगा। कंटेन, है ना, कंटेन, और लास्ट में क्या जाएगा हैव, हैव जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके सेंटेंस में भी देखना, बहुत सारे मैं दिखाऊंगा आपको करके। बिलोंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलोंग भी इस तरीके का आता है, इंपॉर्टेंट तो सारे वर्ड है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पूछे जा चुके हैं तो दो वर्ड जो है, ये कई बार पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार, और पूछे तो ये सारे आ चुके हैं, डाटा को ये सारा तो पेपर में आ चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो पेपर में किस तरीके से एग्जाम्पल आएगा, जैसे कि मैं हैव की बात करूं तो आई एम हैविंग many students here, I am having many students here, कि भाई यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि I am having many students here, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अभी तो हमने बताया कि have कैसी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है, ये तो वर्ब ऑफ पोजीशन है, संबंध रखने वाली बात है, स्टूडेंट्स का संबंध है मुझसे, ठीक है। तो मैं इसमें हैव का यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, आईएनजी फॉर्म लगा दिया तो क्या हो गया, टेम्परेरी एक्शन हो गया, और मेरे स्टूडेंट्स टेम्परेरी तो है नहीं, टेम्परेरी थोड़ी हो गई, कभी कभी थोड़ी देखते हो वीडियो, लगातार देखनी वीडियो है, वरना सही सही साबित कर दोगे इस बात को तुम फिर, है ना। तो टेम्परेरी नहीं रहना, लगातार देखो वीडियो, जो भी काम आएंगी। तो आई एम हैविंग मैनी स्टूडेंट्स हियर, तो आई एम हैविंग क्या हो जाएगा इसमें, ये गलत हो जाएगा, क्या होगा, आई एम हैविंग की जगह इसकी जगह हैव,
आई हैव मैनी स्टूडेंट्स हियर, किसी से मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से बोल दूंगा आई हैव मैनी स्टूडेंट्स हियर, है ना। हैव मैनी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि कुछ का टाइम के लिए एम हैविंग नहीं बोलूंगा वहां पे, यूज ही नहीं कर सकते एम हैविंग का, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो उसके एग्जांपल्स एक्सरसाइज में जैसे हम बात करेंगे तो इस तरीके से बात करेंगे कि माधुरी दीक्षित, हाँ देखो कुछ हो गया तो माधुरी दीक्षित का नाम सुन लो, माधुरी दीक्षित इज हैविंग मैनी फैंस हियर, मैनी फैंस हियर। हाँ माधुरी दीक्षित को फैन तो बहुत होंगे ना, तो माधुरी दीक्षित इज हैविंग मैनी फैंस हियर, तो इज हैविंग नहीं आएगा, इज हैविंग अगर लिख रहे हो आप तो इसका मतलब टेंपरेरी फैन है, जो सामने दिखे तो कहते कि हाँ मैडम हम तो आपके फैन है, आप पिक्चर में हम तो सलमान खान के फैन है, तो इस तरह से याद रखना। तो इज हैविंग नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, हैज आएगा, हैज क्यों लिख रहे हैं हम इसमें, क्योंकि हैव तो लगता है प्लूरल के लिए, यहाँ पे तो हैजिंग के लिए लिख के हैविंग लिखते हैं, वो बात कर लेंगे कैसे होता है ये, बस ये ध्यान है माधुरी दीक्षित क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए क्या आएगा इसमें हैज आएगा, तो माधुरी दीक्षित हैज मैनी फैंस हियर, तो इसमें ये क्या है आईएनजी फॉर्म इसमें आएगी, ठीक है, आईएनजी फॉर्म नहीं आती इसमें। तो जहां भी इस तरीके के सेंटेंस दिखाई दे, हैविंग लिखा हुआ है या फिर बिलोंगिंग लिखा हुआ है ना, इनमें भी कभी कहीं आईएनजी फॉर्म तुम्हें लगी हुई नहीं मिलेगी, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। बिलोंग की बात कर लेते हैं, बिलोंग सेंटेंस जो वो किस तरीके से आएगा, अगर मैं लिखता हूं कि आई एम बिलोंगिंग टू संकल्प अकेडमी, इस तरीके से वो सेंटेंस मैंने लिखा कि आई एम बिलोंगिंग टू संकल्प अकेडमी, मैं संकल्प अकेडमी से संबंध रख रहा हूं। अब ये कोई टेम्परेरी बात थोड़ी, संबंध रख रहा हूं भाई, गया मैं 1 मिनट के लिए वहां बैठा, मेरे संबंध स्थापित हो गए अकेडमी से, और फिर उसके बाद मैं चल दिया वहां से, संबंध खत्म हो गए, तो ये थोड़ी बात होगी। तो इसमें ये थोड़ी लिखोगे आई एम बिलोंगिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये पोजेशन की वर्ब है, वर्ब्स ऑफ पोजेशन है, कंटीन्यूअस में यूज नहीं कर सकते आप इसका, तो लिखोगे आई बिलोंग, आई बिलोंग टू संकल्प अकेडमी, संकल्प अकेडमी से संबंध रखता हूं, ना कि रख रहा हूं, है ना। तो ये ध्यान रखना है, जितनी भी वर्ब्स मैंने पढ़ाई है, 5 तरीके के टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ पोजेशन, वर्ब्स ऑफ बता जल्दी, और कौन सा था, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ इमोशन हो गया, है ना, और वर्ब्स ऑफ पांचवा, हाँ वर्ब्स ऑफ प्रिपरेशन, कौन सी वर्ब, चलो देख लेना, ठीक है। 5 तरीके की वर्ब्स हमने पढ़ी है, परसेप्शन है, पोजेशन है, थिंकिंग है, इमोशन है ना, और अपीयरेंस है, ये 5 तरीके की वर्ब्स हमने पढ़ी है ना, तो 5 तरीके की वर्ब्स आप पढ़ लेना है, और जितने भी वर्ड उसमें आ रहे हैं, जितनी भी वर्ब उसमें आ रही हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना है, ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, बस इससे याद रखना है इसका जो मेन मीनिंग है, क्या निकल के आ रहा है। तो इसमें आप आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करोगे, इसको नोट करो, अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेना इसका ना। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पेपर में इसके कुछ आए हुए सेंटेंसेस उसकी बात करेंगे। चलो।